हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों, इस समय हम एनसीईआरटी क्लास 8 हिस्टोरी को कंप्लीट कर रहे हैं और इसी क्रम में आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी हिस्टोरी के चैप्टर 3 यानी कि अध्याय 4 को कंप्लीट किया जाएगा, जो कि सामने आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। चैप्टर संख्या 3, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। तो अंग्रेजों के द्वारा भारत पर स्थापित शासन के बाद ग्रामीण क्षेत्र पर किस प्रकार से शासन का अपना विस्तार किए, शासन चलाए, इस चैप्टर में इस चीज को हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये लॉर्ड क्लाइव है। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव मुगल बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवानी ग्रहण करता है। यहीं से अंग्रेजों का शुरू होता है ग्रामीण शासन। तो कंपनी दीवान बन गई, क्योंकि अब जो है दीवानी प्राप्त हो गई तो उसे राजस्व वसूल करने की शक्ति मिल गई। तो कंपनी जब राजस्व वसूल करने की इसको पावर मिल गई तो अब कंपनी जो है दीवान बन गई। 12 अगस्त घटना है ये। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। तो यहां से प्रश्न बनता है कि मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान कब बनाया दिया था दीवानी? तो 12 अगस्त 1765। इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी। यह जो है दीवानी कहाँ दिया गया था? तो एक तंबू में। किसको मिला था? तो रॉबर्ट क्लाइव को। लेकिन ऊपर दिए गए चित्र में इस घटना को एक भव्य समारोह में दिखाया गया है। यह चित्र उस चित्रकार ने बनाया है जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाने अंग्रेजों के लिए निश्चय ही एक बड़ी घटना थी। जबकि यह घटना यह चित्र जो दिखाया गया है एक राज दरबार का दिखाया गया है, क्योंकि जो ये चित्रकार था वह रॉबर्ट क्लाइव का गुलाम था, इसलिए उसको जो इसने जिस प्रकार से कहा वो चित्र का निर्माण किया। तो भव्य राज दरबार दिखाया गया है, जबकि यह तंबू में घटा था। चलिए और देखते हैं आगे। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। अब उसे अपनी जमीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिसमें कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफी आमदनी जुटाई जा सके। यानी कि कंपनी के जो खर्च थे वह जो है उसके व्यवस्था के लिए आमदनी यानी कि आय को बनाना था, और काफी भारी मात्रा में। व्यापारिक कंपनी के नाते उसे यह ख्याल भी रखना था कि वह अपनी जरूरत की चीजें खरीदती बेचती रहे। तो कंपनी जो आई थी वह व्यापारिक कंपनी के रूप में आई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे चल करके यह शासन करने लगी है। तो समय के साथ कंपनी का यह भी समझ में आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। बाहरी ताकत होने की वजह से उसे उन लोगों को भी शांत रखना था जो गांव देहात में पहले शासन चला चुके थे और जिनके पास अभी भी काफी ताकत और सम्मान था। तो कंपनी को किससे प्रतियोगिता थी? तो जो पहले इन गांव देहात ग्रामीण क्षेत्रों में जमींदारी के रूप में शासन चला चुके थे, तो उनसे भी इनका सामना करना था। ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे उन्हें नियंत्रित करना तो जरूरी था, लेकिन उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता था। यह काम कैसे हो, इस अध्याय में हम देखेंगे कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया, आय के संसाधन कैसे जुटाए, लोगों के अधिकार किस तरह तय किए और मन माफिक फसलों की खेती कैसी कराई। तो कंपनी का आमदनी किस प्रकार से होता है। कंपनी दीवान तो बन गई थी, लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी, लेकिन उसके आकलन और वसूली के कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। उसकी कोशिश यह थी कि वह ज्यादा से ज्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़े खरीदे। तो किस तरह के कपड़ों की बात आई है? सूती और रेशमी। इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीजों का कुल मूल्य दोगुना हो चुका था। कितना हो गया था? दोगुना। 1765 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी और इन चीजों के बदले सामान खरीदती थी।
अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीजें खरीदी जा सकती थी। जल्दी ही यह जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीजें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने की, ये देखिए, चौपट होने की दिशा में बढ़ रही थी। 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत की नींद सुला दी। यहां से प्रश्न बनता है कि बंगाल में जो 1770 में अकाल पड़ा उसमें कितने लोग मरे? तो 1 करोड़ लोग मरे थे। और बंगाल में कब अकाल आया था? तो 1770 में। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई थी। अब बात करते हैं खेती में सुधार की जरूरत। तो अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपने राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी? कंपनी के ज्यादातर अफसरों को यह लगने लगा था कि जमीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना जरूरी है। यह काम किस तरह किया जा सकता था, यह सवाल पर 2 दशकों तक बहस चली। आखिरकार कंपनी ने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। तो उस समय 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस यहाँ के गवर्नर जनरल थे और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही अस्थायी बंदोबस्त लागू किए 1793 में। यह बात ध्यान रखिएगा, 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से, इसके हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई। तो जो राजा उस समय थे और तालुकदार थे, उन्हीं को अब जो है इसके माध्यम से, अस्थायी बंदोबस्त के माध्यम से, अब उन्हें क्या कहा जाने लगा? जमींदार कहा जाने लगा। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। तो अब जो है किसानों से लगान वसूलने और कंपनी का राजस्व चुकाने का जिम्मेदारी किसको मिली? तो इसी जमींदारों को, इन्हीं जमींदारों को। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि अस्थायी रूप से तय कर दी गई थी। तो कैसी थी वह? अस्थायी थी जो राशि ली जाती थी। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी इसमें इजाफा नहीं किया जाना था। अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा। उन्हें लगता था कि क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहेंगे। अब समस्या इसमें क्या थी? मगर अस्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज्यादा था, उसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था उसकी जमींदारी ही छीन ली जाती थी। बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे। बाजार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी, अस्थायी कर दी थी। अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी। लेकिन जमींदारों को अभी भी जमीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनमें से कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में ही अपने जमीन गंवा चुके थे। जो बचे रह गए थे अब उन्हें भी बिना परेशानी और निवेश का खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। जब तक जमींदार किसानों को जमीन देकर उनसे लगान वसूल सकते थे, उन्हें जमीन में सुधार की परवाह नहीं थी। दूसरी तरफ गांवों में किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। किसानों को जो लगान चुकाना था वह बहुत ज्यादा था और जमीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था। अगर वह लगान नहीं चुका पाता तो वह पुश्तैनी जमीन से बेदखल कर दिया जाता था। अब इसके बाद अंग्रेजों ने अब एक नई व्यवस्था लाया, इसमें उन्हें परेशानी हुई। तो एक नई व्यवस्था आई, उसके बारे में देखते हैं। 19वीं सदी के शुरुआत में ही कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है। जब कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्चे चलाने के लिए पैसे की जरूरत हो तो अस्थायी रूप से राजस्व तय करके काम कैसे चला सकती है?
बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों, इस इलाके का ज्यादातर हिस्सा अब उत्तर प्रदेश में है। उत्तर पश्चिम प्रांत के लिए होल्ट मैकेंजी, उनका नाम है, ध्यान रखिएगा, होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की जिसे 1822 में लागू किया गया। तो 1822 में यह व्यवस्था लाया गया, किसके द्वारा? होल्ट मैकेंजी के द्वारा, महालवाड़ी व्यवस्था। आगे देखते हैं। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की, खेतों को मापा और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को दर्ज किया। गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह महाल से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। यानी कि महालवाड़ी व्यवस्था क्या थी? तो महालवाड़ी व्यवस्था जो थी वह गांव या ग्राम समूह को महाल कहा जाता था और उसी से उसमें एक निश्चित कर दिया जाता था कि एक गांव हो या कुछ गांवों को मिला करके इनसे राजस्व जो है वसूल किया जाएगा। तो यही जो है गांव या ग्राम समूह जो थे वे महाल कहलाते थे और व्यवस्था को महालवाड़ी कहा जाता था। इससे राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। इस राजस्व को अस्थायी रूप से तय नहीं किया गया। अब यहाँ जो है, जो अस्थायी बंदोबस्त में इन्होंने गलती किया था अंग्रेजों ने, अब यहाँ राजस्व को अस्थायी रूप तय नहीं दिया गया यहाँ, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधनों की गुंजाइश रखी गई। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने की जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। अब जो है अस्थायी बंदोबस्त में कौन राजस्व वसूल करता था? जमींदार। लेकिन महालवाड़ी व्यवस्था में अब कौन राजस्व वसूल करेगा? गांव का मुखिया, जो गांव का मुखिया होता था वो। और यह अस्थायी था। इस व्यवस्था को महालवाड़ी बंदोबस्त का नाम दिया गया। और यही जो है मुनरो व्यवस्था इसको कहते हैं। अब मुनरो व्यवस्था इसमें क्या था? वो तो अस्थायी बंदोबस्त किसने लाया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। महालवाड़ी व्यवस्था किसने लाया? होल्ट मैकेंजी। अब मुनरो व्यवस्था क्या था? ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी अस्थायी बंदोबस्त की जगह किस क्षेत्र में? अब ये वो उत्तर भारत और बंगाल के जो है प्रांतों में था। अब ये दक्षिण भारत की बात हो रही है। नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। वहां जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवाड़ी या रैयतवारी नाम दिया गया। तो दक्षिण भारत में हेक्टर मुनरो के द्वारा जो व्यवस्था लाया गया वह था रैयतवाड़ी या रैयतवारी व्यवस्था। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को अंजाम आजमा कर भी देख लिया गया। तो जो कैप्टन अलेक्जेंडर रीड था वह टिप्पू सुल्तान के साथ जो युद्ध हुआ उसमें जो क्षेत्र को जीता, कब्जा किया, उस पर जो है रैयतवारी को आजमाया था। और उसके बाद टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया था और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत पर यही व्यवस्था लागू कर दी गई। तो टॉमस मुनरो के द्वारा इस व्यवस्था को विकसित किया गया, लेकिन पूरे दक्षिण भारत पर जो लागू किया वह हेक्टर मुनरो था। तो रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क यह था उन्हें सीधे किसानों यानी कि रैयतों से बंदोबस्त करना चाहिए जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों का सावधानी पूर्वक और अलग अलग सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। मुनरो को मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। तो यह कथन याद रखिए, स्टेटमेंट पूछता है कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। यह मान्यता किसकी थी? तो मुनरो की थी। मुनरो का स्टेटमेंट था कि अंग्रेजों को पिता की भांति, माने अंग्रेज जो है वह किसानों की रक्षा करे और वह अंग्रेजों को पिता की भांति मानता है, किसानों की रक्षा करनी चाहिए। सब कुछ ठीक नहीं था, ये देखते हैं। नई व्यवस्था लागू होने के बाद महज कुछ साल के भीतर उनमें समस्याएं दिखाई देने लगी। जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज्यादा राजस्व तय कर दिया। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे, रैयत गांवों से भाग रहे थे, बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए थे। आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
अब जो है एक कोटेशन है, इसको देखते हैं। कल्पना कीजिए कि आप कंपनी के प्रतिनिधि की हैसियत से कंपनी शासन के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों की दशा पर, ये चलिए कोई बात नहीं है। अब यूरोप के लिए फसलें, तो दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इंटरेस्ट बना रहे, कल पार्ट 2 ला करके इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो इस तरह के वीडियो आपको प्राप्त हो और आप एक बेहतरीन तैयारी कर सकें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्यों 6 to 12 सभी एनसीईआरटी बुक को कंप्लीट कराया जाएगा और एक मजबूत आधार स्तंभ तैयारी के लिए दिया जाएगा। बेल आइकन को दबा दें ताकि जैसे शाम को वीडियो यह पड़े आपको तुरंत नोटिफिकेशन में प्राप्त हो और आप बिना समय गंवाए तैयारी कर सकें। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियो।